विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने जो एडवांस साइंस है, साइंस एट एडवांस्ड लेवल, ये ग्रेड 9th की बुक है, तो एडवांस साइंस के चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। ये जो बुक है हमारी एडवांस लेवल की जो बुक है, इस बुक में हमारे पास में स्टडी के लिए 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, ये हमने कवर कर लिया है। सेकंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। और आज हम कवर करेंगे थर्ड चैप्टर, जो है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमारा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉस इन एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स। तो यहाँ पर दो तरह के फ्रेम के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा था नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ के क्या लिमिटेशंस है एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ये बतलाया जा रहा है। तो इसमें एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। एक सिचुएशन दिया गया है, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस दैट सडनली एक्सीलरेट्स फॉरवर्ड फील्स पुश्ड बैकवर्ड इवन दो नो वन इज़ एक्चुअली पुशिंग। तो एक पैसेंजर जो है एक बस में खड़ा है और सडनली जो बस है वो आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, और जैसे ही बस आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है तो ये जो पैसेंजर है ये पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स इस पर लगता है, ऐसा लगता है किसी ने इसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया हो। इवन दो नो वन इज़ एक्चुअली पुशिंग, लेकिन एक्चुअली किसी ने इसको धक्का नहीं दिया होता है। व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर्स फील्स पुश्ड अपवर्ड। तो यहाँ पर दूसरा सिचुएशन है कि जब व्हीकल जो है किसी शार्प टर्न से, कॉर्नर से, कहीं पर रोड के किनारे से शार्प टर्निंग जहाँ पर होती है वहाँ से जब व्हीकल गुजरता है, गाड़ी गुजरती है, तो पैसेंजर जो है ऐसा लगता है कि पैसेंजर जो है गाड़ी के बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ में कोई फोर्स उसको पुश कर रही होती है, ऐसा फील होता है। बस में जर्नी आपने किया होगा तो आपने भी ये फील किया होगा। वाई डज दिस हैपन। तो ये जो दोनों सिचुएशंस थे, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है। इज़ देयर रियली अ फोर्स पुशिंग द पैसेंजर बैकवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या सच में ऐसा कोई फोर्स है जिसकी वजह से जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ में मूव करता है, या फिर गाड़ी से बाहर ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ में कोई फोर्स उस पर लग रहा है, क्या सच में ऐसा कोई फोर्स है। कैन दीज इफेक्ट्स बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द यूजुअल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी और फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट्स है इसको हम लोग ग्रेविटी या फिर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे मिलने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस। तो सबसे पहले लिमिटेशंस इस लॉ की क्या क्या है, ये जो हमारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके क्या लिमिटेशंस है इसके बारे में जानते हैं। According to Newton's first law of motion, a body continues to remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. This law is strictly valid only in a non-accelerating frame. तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बतलाता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन से किसी स्ट्रेट लाइन में वो बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगी। और कब तक ऐसा होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दिया जाए। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। और ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होता है। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसको हम आगे देखने वाले हैं, और वैसे लास्ट क्लास में इसको हमने बताया था, फिर से देखेंगे आगे। लिखा हुआ है हाउ एवर वेन द फ्रेम itself इज एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स सीम टू मूव विदाउट एनी विजिबल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। तो यहाँ पर लिखा है कि जब फ्रेम जो है अपने आप एक्सीलरेट कर रहा होता है, फ्रेम में एक्सीलरेशन देखा जा रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है बिना कोई उस पर विजिबल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, कोई फोर्स उस पर दिखता नहीं कि फोर्स उस पर लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहला रहा है।
To maintain consistency with Newton's laws, let us examine an additional concept. तो अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए एक एडिशनल कंसेप्ट आपके पास में दिया जा रहा है। वो एडिशनल कंसेप्ट है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स को हम फिक्शिशियस फोर्स भी कहते हैं। वैसे लास्ट चैप्टर में ही इसके बारे में हमने स्टडी किया था, एक बार फिर से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अ फोर्स विच डज नॉट अराइज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन अनलाइक ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल और टेंशन फोर्सेस। तो ऐसा फोर्स जिसमें कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है या किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं देखा जाता है, उसे हम स्यूडो फोर्स या फिक्शिशियस फोर्स कहते हैं। तो बात की जाए स्यूडो फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सभी स्यूडो फोर्सेस हैं। अ स्यूडो फोर्स ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्शिशियस फोर्स इज एन apparent force that is observed only when motion is described from an accelerating frame of reference। तो एक स्यूडो फोर्स जिसे कि हम लोग फिक्शिशियस फोर्स भी कहते हैं, ये एक एपरेंट फोर्स है। ये सिर्फ तभी देखा जा सकता है जबकि जो बॉडी है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। नाउ अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, अब आपके पास में एक सिनेरियो दिया हुआ है। वाई डज अ पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। तो अगर कोई बस में कोई पैसेंजर है और सडनली बस स्टार्ट हो जाती है, तो वो पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ में गिरने लगता है, पीछे की तरफ में फोर्स फील करता है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्वर 1 यहाँ लिखा है स्टैंडिंग ऑन द रोड, इनर्शियल फ्रेम है। रोड के साइड में आप खड़े हैं तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। सीज द बस एक्सीलरेटेड फॉरवर्ड, तो यहाँ पर रोड के साइड में आप खड़े हैं, रोड पर आप खड़े हैं तो बस को जो है आप आते हुए देख रहे हैं, तो बस क्या है, फॉरवर्ड की आगे की डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है। सीज द पैसेंजर ट्राइंग टू रिमेन एट रेस्ट, तो यहाँ पर जब रोड पर आप खड़े हैं तो पैसेंजर जो है इसमें जो भी पैसेंजर हैं वो हमेशा क्या चाहेंगे, जब बस मूव कर रही है तो बस के साथ पैसेंजर क्या करना चाहेंगे, जब रुका हुआ था बस तो उसके साथ में पैसेंजर भी रुके हुए थे, तो उस टाइम जो बस पैसेंजर है वो भी रुके रहना चाहेंगे बस के साथ में। लेकिन जब सडनली बस स्टार्ट होती है तो आगे क्या होता है कि अपने स्टेट को मेंटेन करने का जो इसकी एबिलिटी है इसे हम इनर्शिया कहते हैं। आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन यूजेस ओनली रियल फिजिक्स, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है सिर्फ रियल फिजिक्स में इसका आंसर मिलने वाला है। क्या है? नो बैकवर्ड फोर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ में जो धक्का फील किया था पैसेंजर, उस वहाँ पर कोई भी बैकवर्ड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पैसेंजर्स बॉडी जस्ट रेजिस्ट मोशन, तो पैसेंजर की जो बॉडी थी मोशन को रेजिस्ट करना चाह रही थी, यानी जो पैसेंजर की बॉडी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करना चाह रही थी। जब बॉडी जो थी, जो बस थी, बस जब एक्सीलरेट की, बस आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट की, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, यानी कि ह्यूमन का जो वहाँ पे बैठा हुआ ऑलरेडी है, तो उसका जो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो बस के साथ में कांटेक्ट में रेस्ट में रहता है। लेकिन सडनली जब बस स्टार्ट होती है तो बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो क्या कहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। और सडनली स्टार्ट होने की वजह से जो है बैकवर्ड पीछे की तरफ हम लोग झटका फील करते हैं। दिस फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन परफेक्टली, तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ठीक पूरे अच्छे तरीके से परफेक्टली ये फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जर्वर 2, 2 ऑब्जर्वर था। अब दूसरा ऑब्जर्वर क्या कहता है, वो ये कहाँ पर है, इनसाइड द एक्सीलरेटिंग बस नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये पहला पैसेंजर जो था वो बस के बाहर था, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, वो बस के बाहर खड़ा था, शांति से चुपचाप खड़ा होकर के बस के मोशन को देख रहा था। लेकिन दूसरा पैसेंजर जो है वो बस के अंदर ही है, और जब बस के अंदर है तो बस मूव करेगी तो वो पैसेंजर भी मूव करेगा, तो ये किस तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, यानी ये भी मोशन में होगा बस के साथ में। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, सीज द पैसेंजर मूव बैकवर्ड, उसने देखा कि जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट डजंट सी
एनी रियल फोर्स कॉजिंग इट। तो यहाँ पर पैसेंजर का बैकवर्ड मूवमेंट तो देखा इसने, लेकिन उस पर कोई भी फोर्स, रियल फोर्स उस पर एक्ट करता हुआ देख नहीं पाया। कोई रियल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है कि नहीं, किसी ने जानबूझकर उसको धक्का नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसने ये देखा। टू मेक न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन स्टिल वर्क वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो अब यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वर्क कर रहा है, और इसके लिए यहाँ पर एक नया वर्ड को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? हमने ऑलरेडी देखा, वैसा फोर्स जहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रॉम द ग्राउंड एन इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड एक कांस्टेंट, एक जगह पर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रॉम द ग्राउंड नो फोर्स पुशेस द पैसेंजर बैकवर्ड। तो ग्राउंड से देखा जाए तो कोई भी फोर्स पैसेंजर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर रही थी। द बस सिंपली एक्सीलरेट्स अवे फ्रॉम अंडर देम। तो यहाँ पर जो बस है, वो बस ने कोई भी फोर्स पैसेंजर्स को पुश नहीं कर रही थी, लेकिन जो बस है वो सिंपली एक्सीलरेट कर रही थी, और बस के एक्सीलरेशन की वजह से वो फोर्स फील कर पा रहे थे। बट इफ़ वी डिस्क्राइब द सिचुएशन फ्रॉम इनसाइड द एक्सीलरेटिंग बस, a non-inertial frame, we must add a pseudo force of magnitude ma directed backward to make Newton's first law appear valid within the frame। तो बाहर से तो आपने ये देखा कि कोई भी फोर्स उस पर एक्सेलरेट, कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर या पर्सन पर एक्ट नहीं कर रही थी, सिंपली जो बस है वो एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन बस के अंदर, अगर आप बस के अंदर के सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ पर जो भी पर्सन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर जो बस है वो एक्सीलरेट कर रही है, और एक्सीलरेट जब कर रही है तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, पर्सन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो ये हमारा यहाँ पर जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर फिर से वर्क कर रहा है। दिस फोर्स हैज़ नो फिजिकल सोर्स एंड नो रिएक्शन बेयर। तो यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर कोई फिजिकल सोर्स यहाँ पर नहीं था। ये जो स्यूडो फोर्स है इस पर कोई फिजिकल फोर्स नहीं देखने के लिए मिल रहा था, और कि कोई भी यहाँ पर रिएक्शन पेयर भी देखने के लिए नहीं मिला। व्हेन अ फ्रेम एक्सीलरेट्स फॉरवर्ड इट एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। तो कोई भी फ्रेम जब आगे की तरफ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स पर भी पड़ रहा था। फ्रॉम विद इन द एक्सीलरेटिंग फ्रेम वी इंट्रोड्यूस एन इमेजिनरी फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड मोशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू बात किया जाए तो यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स वर्क कर रहा था जो कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट कर रही थी उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर यह स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा था। दस इन एन एक्सीलरेटिंग फ्रेम द फ्रेम एक्सीलरेट्स इन वन डायरेक्शन। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर जो फ्रेम है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, एक डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन देखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एन अपरेंट फोर्स और स्यूडो फोर्स इज कंसिडर्ड टू एक्ट ऑन द बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में हो रहा होता है, लेकिन जो स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर, तो वो स्यूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है। एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होगा। दिस ensures the Newton's first law still appears valid in that frame। तो इसका मतलब इस फ्रेम में भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये भी वर्क कर रहा होता है। डेफिनेशन क्या है स्यूडो फोर्स का? अ स्यूडो फोर्स इज एन अपरेंट फोर्स ऑब्जर्व्ड ओनली इन एन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्यूडो फोर्स जो है एक अपरेंट फोर्स है जो सिर्फ एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने के लिए मिलता है। इट इज़
always opposite in the acceleration of the frame and does not arise due to any physical interaction। तो ये जो स्यूडो फोर्स है ये हमेशा एसिलरेशन जस्ट मतलब एसिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जस्ट ऑपोजिट में ये स्यूडो फोर्स वर्क करता है और हमेशा, और इसमें ये जो स्यूडो फोर्स है इसमें किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो स्यूडो फोर्स अगर निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ स्यूडो इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो ये एम ए जो है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर एम हमारा ऑब्जेक्ट का मास है, ए जो फ्रेम है, ए फ्रेम जो है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ पर एफ हमारा स्यूडो फोर्स है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट इन द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो जस्ट जो हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एफ स्यूडो इज इक्वल टू माइनस एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था, वही फॉर्मूला है, बस स्यूडो फोर्स की वजह से लग रहा है इसीलिए एफ स्यूडो हमने वहाँ पर लिखा है और मास है, एक्सीलरेशन स्यूडो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए ए स्यूडो लिखा था हमने। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन विच टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम आर न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो कौन से रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, तो हमने देखा कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। सेकेंड है डिफाइन स्यूडो फोर्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था, ये जो लाइन थी हमारे पास में, स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स एक एपरेंट फोर्स है जो कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है, एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट में वर्क करता है और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्यूडो इज इक्वल टू माइनस एम ए फ्रेम। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ पर है। थर्ड क्वेश्चन है, अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड at 4.5 meter per second square. Calculate the pseudo force experienced by a 60 kg person inside the lift. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्यूडो फोर्स आपको फाइंड करना है जबकि बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 60 kg। तो अब हमारे पास में एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मास दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मास की जगह पर जो वैल्यू है वो लिख देंगे और एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू को जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू है 4.5 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा 240 समथिंग इस तरीके से आपका लगभग आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज स्यूडो फोर्स डिसअपीयर इन एन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स क्यों नहीं वर्क करता है, क्यों यहाँ पर डिसअपीयर होता है, तो ये आपको बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन। तो अब हमारा जो फोर्स था न्यूटन्स लॉ के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली, अब हम आते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या लिखा है, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन दिया है हमेशा की तरह, सबसे पहले जब भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में। ऑर्बिटल मोशन के बारे में यहाँ बता रहा है, व्हाई डू अर्थ एंड मून डू नॉट फॉल डिस्पाइट ग्रेविटी। तो अर्थ और मून ये जो है ग्रेविटी इस पर भी वर्क कर रही होती है लेकिन फिर भी ये अर्थ और जो मून है वो गिरते क्यों नहीं है, अर्थ एंड मून नॉट फॉल। तो ये जो है गिरते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं जबकि इस पर वर्क कर रही होती है, ग्रेविटी भी वर्क कर रही होती है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा होता है इसलिए ये नहीं गिरते हैं। तो इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। The sun and the earth both have mass, so they attract each other with a gravitational force. तो सन और अर्थ दोनों का कुछ ना कुछ मास होता है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में
जो अर्थ है और जो सन है इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, और लेकिन जो इसका दोनों का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा। यानी कि अगर सन पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो अर्थ पे भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा होगा, लेकिन सन पर +50 का लग रहा होगा और अर्थ पर -50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया। However, because the sun's mass is much greater than the earth's mass, the earth experiences a much larger acceleration as compared to the sun। तो यहाँ बात की जा रही है कि सन का जो मास है अर्थ के कंपैरिजन में, however, because sun's mass is much greater than earth's mass, तो अर्थ के मास से ज़्यादा सन का मास होता है, ऐसा लिखा है। इसी वजह से जो अर्थ है यहाँ पर ज़्यादा एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है इन कंपैरिजन टू सन। दैट इज़ वाई द अर्थ अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसी वजह से जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूरा ये पैराग्राफ में ये पूरा पैरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे लिखा है द सन्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। तो यही क्वेश्चन था कि क्यों वो दोनों जो है ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व कर रहा होता है, गिरता क्यों नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ पर, उसकी वजह से जो है उसमें क्या वर्क करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ वर्क कर रहा होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आगे लिखा है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज़ मूविंग विथ वेरी हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, कोई सर्कल है उसके एक कॉर्नर से मतलब एक, जैसे कि हमारे पास में सपोज़ कि ये सर्कल है और यहाँ पर से एक जगह पर से जहाँ से ये टकरा करके ये लाइन जा रही है, इसको हम इसका टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज़ मूविंग विथ वेरी हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। So due to its inertia, it should tend to continue moving in a straight line। तो अर्थ के इनर्शिया की वजह से ये जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगी। On the other hand, the gravitational force on the sun is continuously attracting it toward the center of the sun। तो यहाँ पर दूसरी तरफ बात हो रही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है सन पे, वो हमेशा ये चाहता है कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ में वर्क करे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो हमारा रिवॉल्यूशन का जो जगह था, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन जब हमारा कर रहा होगा अर्थ यहाँ पर, तो अर्थ जो है हमेशा टेंजेंट की तरफ में मूव करना चाहेगा, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा। यहाँ है तो स्ट्रेट लाइन में, यहाँ होगा तो इस डायरेक्शन में ये भागना चाहेगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो है सेंटर की तरफ में यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है रिवॉल्व करना चाहेगा। ये स्ट्रेट लाइन में इधर भागना चाहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से फिर से क्या होगा, अगला जगह पर फिर से ये सर्कुलर वे में मूव करते हुए दिखलाई पड़ेगा। दिस चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने का काम करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स द अर्थ डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट फॉलोज ए फिक्स्ड कर्व्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। और इसी वजह से सिंपल लिखा है कि रिजल्ट क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क कर रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो दो एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो उस पर वर्क कर रहा है, दूसरा कि चाहेगा कि वो टेंजेंशियल वे में मूव करना चाहे। लेकिन यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो अर्थ है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता है, लेकिन जो फिक्स्ड कर्व पाथ है वो ग्रेविटेशन की वजह से जो फिक्स्ड कर्व पाथ में ये मूव कर रहा होता है, अपनी ऑर्बिट में ये मूव कर रहा होता है। लेट अस थिंक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इमेजिन द अर्थ सडनली स्लोज डाउन। तो इमेजिन करना है कि अर्थ जो है वो सडनली अचानक ही स्लो डाउन हो जाता है। टेक अ मोमेंट टू पिक्चर व्हाट वुड हैपन इफ़ इट फॉरवर्ड
इफ़ इट्स फॉरवर्ड और टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीजेस। तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको एज्यूम करना है कि अगर क्या होगा अगर इसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाए। एक तो सडनली अर्थ स्टॉप हो जा रहा है और इसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो भी स्लो हो जा रहा है, लेकिन जो हमारा सन है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल वर्क कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में, जैसे जितना उसका कैपेसिटी है उसी स्ट्रॉन्ग वे से वो उसको अपने तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। वॉट वुड द बैलेंस स्टिल एग्जिस्ट। तो क्या इस केस में जो बैलेंस था सर्कुलर वे में वो मूव कर रहा था, तो क्या अभी भी ये बैलेंस जो था पहले की तरह वो बैलेंस अभी भी रह पाएगा। हाउ वुड इट चेंज द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स पाथ। तो अगर नहीं रह पाएगा तो उसका जो अर्थ का पाथ है उसमें क्या चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से चेंज होगा। थिंक अबाउट why slowing down would cause the earth to drift closer to the sun instead of continuing smoothly along its usual orbit। तो यहाँ पर इस बारे में सोचना है कि यहाँ पर जब स्लो डाउन हो जाता है, अगर ये सिनेरियो फॉलो होगा तो स्लो डाउन हो जाएगा सारे का सारे स्पीड, तो इस केस में जो अर्थ है वो सन के काफ़ी क्लोज आ जाएगा। कॉन्टीन्यूसली उसको अपने ऑर्बिट में मूव करना चाहिए लेकिन ऑर्बिट में नहीं मूव कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है उस पर ज़्यादा वर्क कर रहा होगा। तो इसमें जो अर्थ है इस केस में अर्थ जो है सन के काफ़ी क्लोज नज़र आने लगेगा, काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। ट्राई टू गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे और ऑलरेडी मैंने इसके आंसर्स भी बतला दिए, बट यहाँ पर इसके आंसर्स को एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग फाइंड करने वाले हैं। स्टेप 1, टाई द रिंग और बॉब securely to one end of the thread of length approximately 1 मीटर। तो एक रिंग या फिर बॉब लेना है और इसके वन एंड पर एक धागा को बांध देना है और उस धागे का लेंथ कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर उस धागे का लेंथ होगा। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड फॉर्मली विथ योर फिंगर। तो आपके फिंगर की हेल्प से एक एंड पर आपने बॉब लगा दिया है या कोई रिंग लगा दिया है थ्रेड के एक एंड पर और दूसरे एंड को आपको अपने हाथ से पकड़ना है, फिंगर से, उंगलियों से पकड़ना है। स्विंग द रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल इन ए स्टीडी स्पीड। तो अब जब जो आपके पास में धागा था उस धागे को आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में, सर्कुलर फॉर्म में आप उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व हाउ द बॉब मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से वो जो बॉब है वो सर्कुलर पाथ में आखिर कैसे मूव कर रहा है। नाउ स्लोली रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटेशन। अब धीरे धीरे आप क्या कीजिए, जो रोटेशन को जिस स्पीड से आप रोटेट कर रहे थे उस बॉब को, उस धागे को, अब धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम कीजिए। कंटिन्यू डिक्रीजिंग द स्पीड फर्दर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सर्कुलर मोशन। अब धीरे धीरे क्या कीजिए, जो स्पीड है उसको और धीरे धीरे करके और डिक्रीज करते जाइए और जो सर्कुलर मोशन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा होगा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया है, एट एन अप्रोप्रिएट स्पीड द थ्रेड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट पुल्स द स्ट्रिंग और बॉब इनवर्ड कीपिंग इट इन अ सर्कुलर पाथ। तो जब उस धागे को अप्रोप्रिएट स्पीड प्रोवाइड किया गया था तो ये जो थ्रेड था, थ्रेड पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा था और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉब को या फिर स्टोन को क्या कर रहा था, अपने तरफ में इनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच रहा था और सर्कुलर पाथ में इस वजह से जो बॉब है या फिर स्टोन है वो मूव कर रहा था। At the same time, due to its inertia, the stone tends to move in a straight line along the tangent। तो यहाँ पर उसी टाइम में यहाँ पर दूसरा फोर्स भी वर्क कर रहा था। इनर्शिया की वजह से उस स्टोन पर एक फोर्स और वर्क कर रहा होगा जिसकी वजह से स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट की तरफ में मूव करना चाहेगा, टेंजेंट जो भी होगा उसके तरफ में मूव करना चाहेगा। जैसा मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, द बैलेंस बिटवीन द आउटवर्ड टेंडेंसी एंड द इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्ट इन सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर इनर्शिया की वजह से टेंजेंट की तरफ में वो धागा भागना चाहेगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इसका जो मूवमेंट है वो सर्कुलर वे में मूव करना चाहेगा, सर्कुलर पाथ उसको फॉलो करवाएगा और इसी वजह से ये जो मोशन है, कैसा मोशन देखने के लिए मिलता है, दोनों फोर्स जब यहाँ पर बैलेंस्ड वे में वर्क कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है।
अब सेकंड में क्या किया गया था कि उसका स्पीड को धीरे धीरे कम किया गया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो डिक्रीजेस। तो अगर स्पीड को डिक्रीज कर दिया गया तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो भी कम हो गया। However, the tension in the thread may reduce to the point where it can no longer कीप द स्टोन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड डिक्रीज हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज हो गया और थ्रेड का जो टेंशन था वो भी डिक्रीज हो गया। और फिर भी तो इतना डिक्रीमेंट के बाद में भी स्टोन जो था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। एज अ रिजल्ट द स्ट्रिंग मे बिकम स्लैक एंड द मोशन इज नो लॉन्गर सर्कुलर। द स्टोन बिगिन्स टू मूव इनवर्ड और फॉल। तो धीरे धीरे जब और स्पीड को कम करते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप देखोगे कि जो स्ट्रिंग है वो जो है धीरे धीरे स्लैक हो जाएगा और जो मोशन है वो सर्कुलर ना रह करके सर्कुलर नहीं रहेगा और जो स्टोन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में गिरने के लिए तैयार हो जाएगी, अंदर की तरफ में स्टोन आने लगेगी। कंक्लूज़न क्या निकला, इतना सारा आपने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब कंक्लूज़न आपने क्या निकाला, सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन इनवर्ड पुलिंग फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको बैलेंस करना होता है सर्कुलर मोशन को इनवर्ड पुलिंग यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि टेंजेंशियल स्पीड को की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस होगा तभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू रह पाएगा। If the speed decreases too much, the balance is distributed and the object can no longer continue in the same circular path। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो यहाँ पर जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो जो है वो बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस जो है अनबैलेंस्ड हो जाएगा यह फोर्स, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में नहीं रह पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और एयर रेजिस्टेंस ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑफ इक्वल मास। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कि हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसका किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया गिर रहा है और उसका जो मास है कोई दो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सेम दोनों का मास सेम है, तो उस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का या फिर एयर रेजिस्टेंस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। Let us imagine two objects with the same mass but different cross sectional area। तो यहाँ पर इमेजिन करना है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी उस पर जो एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है वो दोनों पर अलग अलग लग रहा है। These are dropped from the same height। तो दोनों को सेम हाइट से गिराया जाता है। An important question arises, will they reach the ground at the same time। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों को ही जब आप गिराएंगे तो क्या दोनों सेम ही टाइम में ज़मीन पर आकर के गिरेंगे या नहीं। अब इसका आंसर हमें मिलने वाला है। तो केस 1 है क्या, व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट, जब एयर प्रेजेंट होगा उस केस में क्या होगा, बोथ द ऑब्जेक्ट हैव द सेम मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज द सेम। इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट पर वो सेम लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू mg लग रहा होगा। सिंस मास इज द सेम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। तो अब क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस दोनों ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा वो दोनों पर इक्वल लग रहा होगा। दिस मीन्स ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स बोथ ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड इक्वली। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रेविटी है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट को इक्वल वे में अपनी तरफ में खींच रही होगी ऑब्जेक्ट को। हाउएवर अनदर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दूसरा फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग। दूसरा फोर्स कौन सा है, एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर ड्रैग इसको हम कहते हैं। दिस इज़ एन अपवर्ड फोर्स दैट अपोजेस मोशन। और ये जो रेजिस्टेंस है एयर रेजिस्टेंस ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ग्रेविटी कहाँ लग रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एयर रेजिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। एयर रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो एयर रेजिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, साथ में उसका शेप, साइज, सेफ स्पीड, डेंसिटी एयर का, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। द लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया द ग्रेटर इज़ द एयर रेजिस्टेंस। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एयर का रेजिस्टेंस इस पर वर्क कर रहा होगा। बिकॉज ऑफ दिस द ऑब्जेक्ट विथ a larger cross sectional area experience more air resistance, और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। द ऑब्जेक्ट विथ अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया फेसेस लेस ऑपोजिशन, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वो कम ऑपोजिशन फेस करेगा। देयरफॉर इट हैज़ अ ग्रेटर नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड फॉल्स फास्टर, और इसी वजह से जिसका कि ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पर ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स वर्क करेगा। जिसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो डाउनवर्ड फोर्स उस पर ज़्यादा वर्क करेगा और जो है वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगा। कंक्लूजन क्या लिखा है, इन एयर द ऑब्जेक्ट विथ द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट। तो यहाँ पर एयर अगर प्रेजेंट है तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वो ग्राउंड पर पहले आकर के गिरेगा। यानी कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके का है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका इस तरीके का हाइट है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास तो सेम ही है लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरीके का है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये पहले आकर के गिरेगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लेट में आकर के गिरेगा। केस 2 क्या है, इन वैक्यूम। तो ये पहला केस है जिसमें कि एयर प्रेजेंट था और इस दोनों ऑब्जेक्ट पर एयर का रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। दूसरा केस है जबकि एयर एब्सेंट है, यानी वैक्यूम में दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं, तो क्या होगा, सिंस देयर इज़ नो एयर इन वैक्यूम। एयर में कोई मतलब वैक्यूम की बात की जाए तो वैक्यूम में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है, सो देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस ईदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, किसी तरह का कोई एयर रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं होगा। तो इसी केस में अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में गिर रही है इसलिए जी हमने कंसिडर किया है, डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर फाइनली जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर में हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया। ये किस केस में हो गया, वैक्यूम के केस में। कंक्लूजन हमने क्या निकाला, इन अ वैक्यूम बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा यानी वैक्यूम रहेगा और इस केस में दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम लोग साथ में गिराएं, दोनों का मास सेम हो, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट क्यों ना हो और मास सेम हो, फिर भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम टाइम में ज़मीन पर आकर के गिरेगा। तो यहाँ पर जो इसका शेप साइज कुछ भी हो फिर भी वो सेम टाइम में आकर के गिरेगा। तो यहाँ पर दोनों केस हमने देख लिया। आगे है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। तो यहाँ पर जो वेरिएशन क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसकी एल्टीट्यूड पर और डेप्थ पर, ये हम देखने वाले हैं। पहला है व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इट कम्स बैक डाउन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो वापस क्या होता है, ज़मीन पर वापस हमारे साइड में ही घूम करके आती है। When we jump, we return to the ground। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप जंप करोगे, कूदोगे, तो आप वापस क्या होता है, ज़मीन पर आ जाते हो। दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इट्स सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है हर वस्तु को, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ, अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। बट वाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस की बात की जाए तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर में जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, वो एक जगह स्टिक होकर के नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है डज ग्रेविटी डिसअपियर इन स्पेस। तो क्या स्पेस में ग्रेविटी अपीयर नहीं होती है, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी द सेम एवरीवेयर। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हर जगह सेम होती है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में और इन सब के आंसर्स हमें आगे मिलने वाले हैं।
We know that as we go higher above the earth's surface, we move farther away from the earth's center of earth. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस से जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे। मान लिया कि जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ के सेंटर से हम जितना ज़्यादा दूर जाएंगे तो ग्रेविटी उस पर उतना ही कम काम करेगी। अर्थ के सेंटर पे अगर हम लोग यहाँ पर अर्थ के सेंटर से इतना दूर है तो इस पर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क कर रही है, और कम है और ज़्यादा नज़दीक है तो और ज़्यादा ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। लेकिन जितना दूर जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कम वर्क कर रही होगी। वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जितना ज़्यादा दूरी आप बढ़ाएंगे तो फोर्स उस पर उतना ही कम काम करेगा। एस्ट्रोनॉट्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपीयर वेटलेस। तो जो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो काम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वेटलेस फील कर रहे हैं, उनका कोई भी वेट वो फील नहीं कर रहे होते हैं। सो क्लियरली ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ हाइट बट डज नॉट बिकम ज़ीरो। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे वहाँ पर ग्रेविटी कम वर्क करेगी। ग्रेविटी की जो वैल्यू है धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी। Now let us derive the expression for the acceleration due to gravity at point A, which is at height h from the surface of the earth। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पर है और हाइट अर्थ के सरफेस पर से उसकी है h। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट जो है वो h है। ये अर्थ का सरफेस दिख रहा है और इसकी हाइट कितनी है, h दी गई है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को h हाइट पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि ऑब्जेक्ट का मास है m, अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है ये अर्थ का रेडियस है। h हमारा क्या है, हाइट है, जिस अर्थ के सरफेस से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ये हाइट h है हमारा। ना हमारे पास में r प्लस क्या है, h क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट a है, तो यहाँ अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, r प्लस h डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट हमारा सिचुएटेड है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हम कैसे फाइंड करेंगे, gh इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है gm/h²। h हमारा क्या है, मतलब एट हाइट किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला है gm/h²। यहाँ कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m क्या है हमारा, अर्थ का मास दिया हुआ है। अर्थ के सरफेस पर बात करें तो अर्थ के सरफेस पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है gm/r²। ये फॉर्मूलास हैं, आपको ध्यान में रखने होंगे। इन सब का डेरिवेशन भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलास आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो सिर्फ एक डेरिवेशन हम कर रहे हैं, सिर्फ इस एक डेरिवेशन को हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे एक और डेरिवेशन है, तो इनको बस जितना इस बुक में दिया है एसेंशियल आपके लिए उतना ही ध्यान रखने वाले हैं। अब क्या करेंगे, ये दो फॉर्मूला है हमारे पास में, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो GH डिवाइडेड बाय G हमने किया। अब इस सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास में ये GM और जो GM है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल क्या वैल्यू आएगा, GH/G की वैल्यू आएगी r²/h²। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसका मतलब हमारे पास में क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जितना ज़्यादा आप दूर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है, जितना दूर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से आप जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उसकी वैल्यू घटते जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, इक्वेशन दिया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और जो ऑब्जेक्ट है वो 800 किलोमीटर अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। तो रेडियस अर्थ का कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा इतना ही होगा। और हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 800 किलोमीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है। और जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, तब तक आप
इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लेकर के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में पता है और फॉर्मूला हमारे पास में है जी एच इज़ इक्वल टू जी एच बाई जी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। तो इसको जी एच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड में लेकर के आ जाएंगे, एल एच एस में है आर एच एस में लेकर के आएंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो अब जी की वैल्यू है 9.8, आर रेडियस कितना है 6400, तो 6400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है 800 किलोमीटर। तो ये गलती से 7200 लिखा है, इसकी जगह पर 800 का स्क्वायर करेंगे और सारी वैल्यूज़ को फिर से कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, क्या फॉर्मूला है वो हमने निकाल लिया। अब अर्थ के सरफेस के नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी वो हम देखने वाले हैं। नाउ कंसिडर अ पॉइंट ए लोकेटेड एट डेप्थ डी इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो डी डेप्थ पर है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर अर्थ के सरफेस के नीचे अंदर यहाँ पर डी हाइट पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ए प्रेजेंट है। तो ये डी जो है ये डिस्टेंस आपका अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। एज्यूमिंग द अर्थ हैज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो अर्थ की जो डेंसिटी है ये हर जगह यूनिफॉर्म है। लेट अस डिटरमिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इंटीरियर पॉइंट। तो इस केस में हम लोग इंटीरियर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में अर्थ का जो रेडियस है वो हमने आर कंसिडर किया है, ये अर्थ का रेडियस है, और जो डेप्थ है अर्थ के सरफेस से नीचे कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ये जो डेप्थ है ये डी है, और डिस्टेंस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो है वो आर माइनस डी है, और अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो हमने कंसिडर की है, और अर्थ की जो डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, हर जगह पर डेंसिटी सेम है। If the density is uniform, then mass of the earth can be calculated. तो अगर अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इस केस में अर्थ का मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। तो यहाँ पर ये हमारा अर्थ का मास के लिए ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यू रो। एट डेप्थ डी द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस r माइनस डी फ्रॉम द सेंटर। तो डी डेप्थ की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा r माइनस डी है, सेंटर से इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है r माइनस डी, वही लिखा हुआ है आपका। ओनली द मास इनसाइड द रेडियस r माइनस डी कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये जो मास है वो अर्थ के अंदर जो r माइनस डी डिस्टेंस पर उसका जो मास है वो कंसिडर किया जाएगा। दिस इज़ बाय न्यूटन शेल थ्योरम, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑन अ पॉइंट इनसाइड इट इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो। तो यहाँ पर न्यूटन शेल थ्योरम ये कहता है कि ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट होगा यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल में किसी भी पॉइंट पर वो एग्जैक्टली ज़ीरो होता है। देयरफॉर द डेप्थ डी ओनली द स्फीयर of radius r minus d centered at Earth's core contributes to gravity. The outer shell of the thickness d has no effect on it. तो यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब क्या है कि रेडियस r माइनस डी को हम कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मास का अर्थ का मास हमने फाइंड किया है m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। तो अब जब डेप्थ d में जा कर के हम लोग अर्थ का मास फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और अर्थ के रेडियस हम लोग यहाँ पर कितना डिस्टेंस पर है r माइनस डी के डिस्टेंस पर है। तो रेडियस हमने यहाँ पर लिया है r माइनस डी क्यू और इंटू रो, सिर्फ रेडियस यहाँ पर चेंज हुआ है d डेप्थ पर, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी डी डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, gm/r² होता है फॉर्मूला। तो gm डी डेप्थ में फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने d लिखा है, और रेडियस कितना है r माइनस डी, डेप्थ में हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है r माइनस डी है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है जी डी इज इक्वल टू gmd डिवाइडेड बाय r माइनस डी का स्क्वायर। अब जो वैल्यू है हमारे पास में md की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सिंपली पुट करेंगे, ये हमने md की वैल्यू फाइंड की थी। तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g, और md की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई r माइनस डी क्यू इंटू रो।
और ये हो गया डिवाइडेड बाय r माइनस डी स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम अर्थ पर जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म हमारे कैंसिल आउट होने वाले होंगे, यहाँ पर ये r माइनस डी होल क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 r माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4/3 r माइनस डी रो। तो यही हो गया जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो इंटू r माइनस डी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो डेप्थ डी डेप्थ पर हमारी इतनी वैल्यू आई है। कंपेयर द ग्रेविटी एट अ सरफेस, दैट इज एट अ सरफेस। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 4/3 पाई जी रो आर। अब दोनों ही इक्वेशन को हम फिर से डिवाइड करने वाले हैं, तो जी टी बाई जी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो भी वैल्यू है 4/3 पाई, दोनों जगह कॉमन है जी रो, तो ये दोनों ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा r माइनस डी डिवाइडेड बाय r, ये वैल्यू हमारे पास में आई। और इस तरह से डेप्थ में हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो ये जो g है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी आर। तो हमारे पास में डेप्थ में अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो हमारे पास में ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास में है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-3 फार्मूलास हो गए जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है ताकि हम इजी वे में कैलकुलेशंस कर पाएँ। We conclude from the above derivation that acceleration due to gravity is maximum at Earth's surface and decreases as we go down। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस हमने फाइंड किए, इक्वेशंस हमने फाइंड किए, इससे ये हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाएं, अर्थ के अंदर जाएं, या फिर अर्थ के अंदर जितना नीचे जाएं या फिर अर्थ के और ऊपर जाएं, तो उस केस में अर्थ की जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाती है। इट विल बिकम ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पर अगर आप पहुँच जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एट वॉट डेप्थ डज जी बिकम 1/10 ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। तो किस डेप्थ पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसके सरफेस वैल्यू से 1/10 हो जाएगी, ये बताना है। तो डेप्थ जनरली आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डेप्थ फाइंड करना है। तो जी डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है जी डी इज इक्वल टू g/10 होता है। तो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ पर जी डी की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है और फाइनली इसको कंक्लूड किया है, इसको कैलकुलेट किया है, तो इतना वैल्यू आया है। अब फिर से आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रीच एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस अबव और बिलो द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी ये आपको बताना है। तो अर्थ के सरफेस पर बात की जा रही है, यहाँ मैक्सिमम है, या अर्थ के ऊपर जाएंगे या बिलो जाएंगे। तो हमने देखा कि अर्थ के ऊपर जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते जाती है, अर्थ के नीचे जाएंगे तो अर्थ के ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटते जाएगी, अर्थ के नीचे जाएंगे तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो घट रही थी। इवन अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही थी। लेकिन अर्थ के सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, हमने ऑलरेडी देखा है। कैलकुलेट जी एट हाइट h ऑफ 400 किलोमीटर इफ़ r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो जी एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है हाइट वाला, जी एच वाला जो फॉर्मूला था, इसको हम लोग सिंपली पुट करेंगे। जी एच के लिए कौन सा फॉर्मूला था, ये था फॉर्मूला, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डेप्थ विल जी बिकम हाफ ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। तो सरफेस वैल्यू से कितनी डेप्थ पर हम लोग जाएंगे कि जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन जैसा हमने बनाया था इसी के अकॉर्डिंग, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट डज ग्रेविटी, व्हाई डज ग्रेविटी डिक्रीजेस
बोथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएं चाहे अर्थ के सरफेस के नीचे जाएं तो दोनों में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है ये बताना था। तो अब सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप इजीली कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। टर्निंग फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। टर्निंग फोर्स कहा जाए या मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए या टॉर्क फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। क्या होता है ये? लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय ट्राइंग टू एंटर हिज क्लासरूम। तो इस पिक्चर में एक लड़का है जो कि अपने क्लासरूम में आना चाह रहा है। ही पुशेस द डोर टू ओपन इट। तो इसके लिए क्या किया, उसको रूम को दरवाज़ा को खोलने के लिए उसने जो डोर है उसको पुश किया, धक्का लगाया। नाउ थिंक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सोचिए और सोच करके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर विल द बॉय अप्लाई फोर्स टू ओपन द डोर ईजिली। तो कहाँ पर वो बच्चा फोर्स दरवाजे पर फोर्स लगाए कि वो दरवाज़ा आसानी से खुल जाए। पहला क्वेश्चन ये है। कहाँ लगा सकता है? नियर द हैंडल, हैंडल के पास लगाएगा, या फिर नियर द हिंजेस, हिंज यानी कि जहाँ से ये दरवाज़ा जुड़ा होता है, यहाँ पर जो पॉइंट है जिस जगह से ये जुड़ा होता है उसको हिंज कहते हैं, वहाँ पर फोर्स लगाए तब आसानी से दरवाज़ा खुलेगा। या थर्ड है एट द सेंटर ऑफ द डोर, या दरवाजे के सेंटर पर फोर्स लगाएगा तब दरवाज़ा जल्दी खुलेगा। कहाँ पर, किस केस में ये जल्दी खुलेगा ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर डोर हैंडल फिक्स्ड फार अवे फ्रॉम द हिंजेस एंड नॉट नियर देम। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो हैंडल है, दरवाजे का हैंडल जो है, ये हिंज यानी कि जहाँ से ये दरवाज़ा जॉइंट है इस साइड से, तो इससे काफ़ी दूर पर ये हैंडल लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? हिंज के पास ही क्यों नहीं, यहीं पर क्यों नहीं हैंडल लगा दिया गया, उससे दूर क्यों लगाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें आगे मिलने वाले हैं ना। रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, फिर से कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में। द बॉय अप्लाइज फोर्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन बट द डोर रोटेट्स, वाई डज दिस हैपन। तो कोई जो बच्चा है, जो बॉय है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है लेकिन जो डोर है वो रोटेट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन फिर से क्या लिखा है? even though the door is heavy it rotates easily when pushed at the handle। तो यहाँ पर जब दरवाजे को हैंडल के थ्रू पुश किया जाता है तो जो डोर है वो इजीली हैवी होने के बावजूद भी काफ़ी आसानी से वो रोटेट कर रहा है। क्यों हो रहा है? how is it possible to rotate such a heavy object by applying force at just one end। तो यहाँ पर अगर एक इंड पर, सिर्फ सिंपली एक इंड पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इजीली रोटेट क्यों करता है? फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा क्यों होता है? When we apply a force to an object and it starts to rotate, the force produces a turning effect। तो आंसर क्या है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगता है तो इसकी वजह से जो फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा होता है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा, वेयर एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एफ हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी कितना फोर्स लगा करके हम लोग ऑब्जेक्ट पर को मूव करवाना चाहते हैं, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये हमारा फोर्स हो गया। डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट और टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डी हमारा पाइवोट, ये हमारा फोर्स, इसके बारे में बता रहे हैं। तो पाइवोट से फोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जो पर्सन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा डी हमारा शो कर रहा है। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द लाइन जॉइनिंग द पाइवोट और टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो थीटा हमारा क्या है? सिंपली ये फोर्स हो गया और ये पाइवोट हो गया। तो ये यहाँ पर कहीं एंगल बन रहा होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शो कर रहा है।
टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा, यानी कि फोर्स जो है वो लीवर के आर्म पर परपेंडिकुलर वर्क कर रहा होगा। एंड ज़ीरो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। और टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी, यानी कि जो फोर्स है वो या तो पाइवोट के तरफ लग रहा होगा या फिर पाइवोट से दूर लग रहा होगा। तो ये हमारा केस हो गया है। जैसे कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लीवर और आर्म, लीवर वाला क्वेश्चंस वगैरह पढ़ा था, लीवर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर इसको काफ़ी क्लियर वे में देखा था। तो वही चीज़ को फिर से यहाँ पर डिटेल में बतलाया गया है और डिटेल में बतलाया गया है। तो हमने तो ऑलरेडी डिटेल में कवर किया हुआ है। Since the turning effect of a force depends on both the magnitude of the force and the distance from the fixed point, its SI unit is Newton meter। तो अब क्योंकि टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्टेंस, इन दोनों पर डिपेंड करता है। और इसीलिए इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या है? न्यूटन मीटर होता है। The angle at which force is applied to a door is crucial for controlling the turning efficiency and safety of the opening motion। तो यहाँ पर किस एंगल से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डोर पर, तो ये हमारा काफ़ी क्रूशियल थिंग है। तो इस वजह से जिस एंगल से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना टर्न करेगा, कितना एफिशिएंसी से ऑब्जेक्ट मोशन शो करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो एंगल फोर्स जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल का होना ज़रूरी होता है। The fundamental principles is that turning is maximized when the force is applied perpendicular to the door surface। तो यहाँ पर जो टर्निंग होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जबकि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम देखा जाएगा, मेकिंग इट द मोस्ट इफिशिएंट वे टू ओपन और क्लोज द डोर। और इससे अगर हम लोग 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे जो फोर्स लगाएंगे डोर को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इजीली हम लोग जो डोर होगा उसको क्लोज या ओपन कर पाएंगे। तो ये है फोर्स लगाया गया है, ये 90 डिग्री पर जस्ट फोर्स लग रहा है। ये हमारा पाइवोट है और यहाँ पर फोर्स हमने 90 डिग्री पर लगाया है तो डोर जो हमारा इजीली ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर डोर हमारे यहाँ पर ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है, पाइवोट के पास से ही हमने फोर्स लगाया था फर्स्ट केस में। सेकंड केस में है कहाँ पर फोर्स लगाया गया है? यहाँ पर फोर्स लगाया गया है तो भी यहाँ पर डोर हमारा ओपन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टर्निंग हो रही है यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि फोर्स कहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं? पाइवोट के जस्ट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम टर्निंग हो जा रही है। अब हम लोग थर्ड केस में कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं? ये पाइवोट है और ये हमारा नेक्स्ट सेंटर है, तो यहाँ पर फोर्स हमने सेंटर से लगाया, तो यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है वो लेस देखा जा रहा है, कम टर्न हो रहा है। और थर्ड केस में है यहाँ पर हमने जस्ट इस डायरेक्शन से इसमें फोर्स लगा दिया है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी टर्निंग ही नहीं देखी जा रही है। तो वहीं पर दरवाज़ा पर जो हम फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पर इस जो पूछा गया था दरवाजे पर फोर्स लगा रहे थे, वो हमने जो हिंज था तो हिंज के जस्ट इस डायरेक्शन पर, यहाँ पर से अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो इजीली दरवाज़ा खुल पाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ये हैंडल यहाँ नहीं लगा करके यहाँ पर कहीं लगाएंगे तो ये नहीं खुल पाएगा। तो सारे डायग्राम हम इससे कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। तो दरवाज़ा का हैंडल इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि यहाँ पर कम फोर्स में हम लोग ज़्यादा वर्क गेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो अब तक आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे, अब तक आपने क्या समझा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस फिर से दिए गए हैं। व्हाई इज़ इट ईजियर टू ओपन अ डोर व्हेन यू पुश एट द हैंडल रादर देन नियर द हिंजेस। तो यहाँ पर हैंडल पर आप फोर्स लगा करके दरवाजे को बहुत आसानी से खोल पाते हैं, वहीं हिंज के पास से अगर फोर्स आप लगाते हैं तो जो है उसको आप इजीली नहीं खोल पाते हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो थी हमारा 90 डिग्री पर फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? डोर के सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आप इजीली यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ रेंच एट डिफरेंट एंगल्स। तो ये हमारा रेंच था, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंट एंगल से इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या होगा? एट विच एंगल
विल द फोर्स रोटेटिंग बी मैक्सिमम, तो यहाँ पर रोटेटिंग फोर्स किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। व्हाट हैपन्स टू द टर्निंग इफेक्ट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द रेंज, तो अगर यहाँ पर रेंज के पैरेलल फोर्स अप्लाइड किया जाए तो टर्निंग इफेक्ट पर क्या आंसर इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स अप्लाई द सेम फोर्स टू ओपन ए गेट, तो दो बच्चे हैं जो कि गेट को ओपन करने के लिए सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वन पुशेस परपेंडिकुलर टू द गेट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, तो जो पहला बच्चा है वो परपेंडिकुलर वे में, हिंज के परपेंडिकुलर वे में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से वो उस पर फोर्स लगा रहा है। द अदर पुशेस परपेंडिकुलर टू द गेट एट 80 सेंटीमीटर, तो दूसरा बच्चा जो है 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर से उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। हु प्रोड्यूसेस ग्रेटर टॉर्क, वाई, तो कौन ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्यों, आंसर देना है, जस्टिफाई करना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ फोर्स टू एक्ट अ बॉडी एंड स्टिल प्रोड्यूस जीरो टर्निंग इफेक्ट टू गिव टू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और स्टिल जो है उसमें किसी तरह का टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखाई पड़े, क्या ये पॉसिबल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ रोड पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, तो यहाँ पर कोई भी दो फोर्स एक रॉड पर लग रहा है जो कि सेंटर से पाइवोटेड है, कि ये सेंटर से पाइवोटेड है और दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। पहला केस दिया हुआ है 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स एंड 0.5 मीटर ऑन लेफ्ट, तो 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड से यहाँ पर 0.5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा केस है 10 न्यूटन डाउनवर्ड और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स है वो 10 न्यूटन का है और जो डिस्टेंस है वो राइट साइड से 0.5 मीटर का है डिस्टेंस, तो ये सेम है, डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन, डिस्टेंस आपका लीवर आर्म से डिस्टेंस आपका 0.5 मीटर 0.5 मीटर, तो लीवर आर्म वाला जो कंडीशन है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। विल द रॉड रोटेट, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रॉड रोटेट करेगा, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रॉड तो रोटेट नहीं करेगा, फोर्स सेम लग रहा है, मतलब हाइट डिस्टेंस भी सेम है तो वेट भी सेम है तो नहीं लगेगा। आपका मतलब जो भी रीजनिंग है आपको यहाँ पर आंसर देना है आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ मशीन लूजन अ टाइट बोल्ट यूजिंग अ लॉन्ग स्पैनर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ वेरी लार्ज फोर्स, तो यहाँ पर एक मैकेनिक है जो कि एक टाइट बोल्ट को लॉन्ग स्पैनर के हेल्प से इजीली खोल लेता है, उस पर कोई लार्ज फोर्स नहीं लगाता है लेकिन लॉन्ग स्पैनर की हेल्प से उसको खोल लेता है। एक्सप्लेन यूजिंग द टॉर्क फार्मूला, अब इसको टॉर्क फार्मूला का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ डोर एट 0.8 मीटर फ्रॉम अ हिंज, तो यहाँ पर हिंज से 0.8 न्यूटन के 8 मीटर के डिस्टेंस से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दरवाजे पर। कैलकुलेट टॉर्क व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट 90 डिग्री, तो टॉर्क आपको यहाँ पर फाइंड करना है जब किस केस में यहाँ पर एंगल हो, फर्स्ट केस में 90 डिग्री का, देन 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस में आपको क्वेश्चन के आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, यदि ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स हमारे DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।